नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन 14 प्लस एडल्ट्स और इसके हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है इम्प्रूविंग न्यूकमर्स मेंटल हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज। और हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि यह परियोजना फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज के समर्थन की वजह से संभव हो पाई है। इसे विकसित और प्रस्तुत किया डॉक्टर पॉली चावला ने, जो कि एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसे डिज़ाइन किया है। और इसे आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ हिंदी में कविता, और मैं इस प्रोग्राम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हूँ। हमारा डिस्क्लेमर यानी कि स्वीकरण। प्रस्तुतियों की श्रृंखला सार्वजनिक शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए विकसित की गई है। कुछ सामान्य स्वास्थ्य मुद्दों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। प्रस्तुतियाँ शोधकर्ता या लेखक के विचारों को व्यक्त करती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वे यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज और यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन इनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यह प्रस्तुति पेशेवर सलाह नहीं देती है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी अच्छी तरह से सुशोधित है, हम इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देते हैं। यूसीसीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सामग्री पर निर्भरता के कारण होने वाले भी किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यूसीसीए और संपादक कॉपीराइट या किसी अन्य संबंधित मुद्दों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बात करते हैं लेखक के बारे में। डॉक्टर पॉली चावला अल्बर्टा प्रांत के एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास लगभग 20 सालों का अनुभव है। उन्होंने 2011 में नई दिल्ली के एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की उपाधि प्राप्त की। एक थेरेपिस्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका में बसने से पहले अफ्रीका और एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। ये पीटीएसडी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, साइकेट्रिक कंडीशन जैसे कि साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक पेन एंड मोटर व्हीकल एंड वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स में एक्सपर्ट हैं। ये सर्वाइवर अब्यूज की हेल्प करने में भी माहिर हैं। ये एक प्रमाणित EMDR थेरेपिस्ट और इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपिस्ट भी हैं। एजिंग क्या है? इसकी परिभाषा: एक बायोलॉजिकल एज हो जो हमारी होती है आनुवंशिकी, जीवन शैली और रोगों से प्रभावित हमारी कोशिकाएं और अंगों की स्थिति को बताती है। जैविक आयु वृद्धि यानी बायोलॉजिकल एज में बढ़ावा अपनी हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, बोन डेंसिटी होती है, इम्यून फंक्शन होता है और सेल्युलर रीजनरेशन को इम्पैक्ट करता है। दूसरी होती है क्रोनोलॉजिकल एज, किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन काल का समय, जिन्हें ईयर्स में मापा जा सकता है। ये सबसे सीधा संकेत होता है, जिससे पता चलता है कि हेल्थ या कार्य क्षमता को सटीक रूप से नहीं दर्शा सकता, क्योंकि कुछ लोगों की हेल्थ और फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट एजेस में। साइकोलॉजिकल एज ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति युवा या वृद्ध होने पर कैसा महसूस करता है, काम करता है या व्यवहार करता है। कई लोगों की साइकोलॉजिकल एज जो होती है वो कम होती है, उनकी एक्चुअल एज से कई लोगों की ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है: कॉग्निटिव कैपेसिटी, इमोशनल रेगुलेशन और सब्जेक्टिव सेंस ऑफ टाइम एंड सेल्फ। एज स्टेरियोटाइप्स वर्सेस साइंटिफिक एविडेंस। स्टेरियोटाइप्स आम सामाजिक जो हमारे स्टेरियोटाइप्स उनसे पता चलता है कि उम्र बढ़ने से हमारी लाइफ में जो है वो गिरावट आती है और हमारी उपयोगिता में हानि आ जाती है या कठोरता आ जाती है। इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जो है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी लाइफ में कम हो जाती है। लेकिन रियलिटी क्या है? रिसर्च बताती है कि उम्र बढ़ना पूरी तरह से पर्सनल है और चेंजेबल है। 45 से अधिक उम्र के कई वयस्क मानसिक और स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, करियर विकास और शारीरिक तंदुरुस्ती को बनाए रखते हैं और उसमें बल्कि सुधार करते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ स्टेरियोटाइप्स क्या होता है कि जो नेगेटिव एज रिलेटेड हमारे स्टेरियोटाइप्स होते हैं उसकी वजह से लोगों का जो अपने बारे में जो वो सोचते हैं या महसूस करते हैं, या उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनमें मोटिवेशन कम हो जाता है और उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। जैसे अगर किसी इन्वायरमेंट में बोले कि 40 के बाद तो आप बूढ़े हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो लोग दूसरी तरीके से सोचेंगे। लेकिन एक ग्रुप में अगर आप रह रहे कि अरे 40 तो अभी जस्ट आपकी एडल्टहुड शुरू हुई है, तो आप दूसरी तरीके से फील करेंगे। तो उम्र के बारे में जो आपकी जो धारणाएं होती हैं उनसे आपकी आपके जिन लंबे समय तक या दीर्घायु के जो धारणाएं होती हैं, बीमारी से उबरना या जीवन में जो संतुष्टि होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रिजल्ट्स; नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव। हार्मोनल बदलाव
जनसंख्या का क्या रुझान है? इंक्रीज लॉन्गेटिविटी। हम सभी को पता है कि पिछली शताब्दी में पूरे वैश्विक लेवल पे जीवन की जो लॉन्जेटिविटी है वो एकदम ड्रामेटिकली बढ़ गई है। 1950 में लगभग सभी लोग 48 साल तक रहते थे, लेकिन आज जिंदा रहते हैं 73 यानी कि 73 सालों तक। इसके रीजंस हैं क्योंकि आज हमारे पास बेटर चिकित्सा है, देखभाल है, पोषण है, साफ सफाई है, और जो कम्युनिटी लेवल पे जो हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कनाडा में औसत जीवन जो लोगों का चलता है वो 82 वर्ष या उससे ज़्यादा है, और महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती हैं। एज डेमोग्राफिक्स, ग्लोबल एंड लोकल स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं? वैश्विक स्तर पर 60 वर्ष और उससे अधिक लोगों की अधिक आयु के लोगों की संख्या 2050 तक दोगुनी होकर 2 बिलियन से ज़्यादा हो जाने की उम्मीद है। कनाडा में 65 प्लस जनसंख्या 20% से ज़्यादा जनसंख्या का हिस्सा है, और माना जाता है कि 2040 तक ये 25% हो जाएगी, यानी कि टोटल जनसंख्या का 20 से 25% हिस्सा जो है वो 65 प्लस है। और ये जो डिपेंडेंसी का जो रेशियो है वो बदल रहा है। कम कामकाजी आयु वाले जो वयस्क हैं वो कम है, और जो सेवानिवृत्ति ले चुके हैं और अपने काम से रिटायर हो चुके हैं वो लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ केयर सिस्टम, पेंशन और हमारा इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है वो डेफिनेटली चेंज। पुरुषों और महिलाओं में एज कैसे होती है? एजिंग से क्या फ़र्क पड़ता है? पुरुष जो होते हैं वो एंडोपॉज का अनुभव करते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन में कमी होती है। ये धीरे धीरे शुरू होता है, अक्सर 40 के जो आपकी दशक होता है उसमें शुरू हो जाता है। इनमें होता है कामिक्षा में कमी, मांसपेशियों में कमी, थकान होना, मनोदशा में गड़बड़ी, और कॉग्निटिव जो आपका शार्पनेस होती है उसमें कमी हो जाती है। शरीर में वसा, विशेषकर पेट में वसा की वृद्धि बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि बेली फैट बढ़ जाता है। इसके मैन विमेन में मेनोपॉज होता है, लेकिन एंडोपॉज जो होता है वो बहुत ही माइक्रो होता है, और हर पर्सन के बीच में डिफरेंटली एग्जिबिट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको टीआरटी बोलते हैं, वो अभी भी कन्फ्लिक्टिंग थेरेपी है, और इस पर अभी भी रिसर्च जारी है कि इसको यूज़ किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं में पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज जो होता है उसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसमें गिरावट हो जाती है। पेरीमेनोपॉज 30 या 40 की उम्र में के अंत में शुरू हो सकता है, और इसकी वजह से जब तक आपका मेनोपॉज पूरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, ये तब तक चला रहता है, और जब आप मेनोपॉज यानी पीरियड्स आपके ख़त्म हो जाते हैं उससे पता चलता है कि अब मेरा मेनोपॉज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके सामान्य लक्षणों में होता है गर्मी, अचानक से गर्मी फील होना, रात में पसीना आना, चिड़चिड़ापन, चिंता, मस्तिष्क में कोहरापन, नींद में गड़बड़ी। हार्मोन परिवर्तन की वजह से क्या होता है, बोन डेंसिटी में चेंजेस हो जाते हैं, आपकी जो कार्डियक हेल्थ होती है और आपकी जो स्किन होती है इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके जो भी जोखिम है और जो बेनिफिट्स हैं उनकी एक वेरी केयरफुल मूल्यांकन की या इवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि इसको एचआरटी की ज़रूरत है या नहीं है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन के लेवल में कमी आ जाती है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है लेडीज में। फिजिकल हेल्थ चेंजेस, तो कार्डियोवास्कुलर चेंजेस हो जाते हैं। जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो कम लचीली हो जाती हैं आपके, और इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल और जो आपके धमनी पट्टिका होती है उसका संचय बढ़ जाता है, दिल का दौरा आना और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। विश्राम की अवस्था में हृदय गति स्थिर रह सकती है, लेकिन जो आपका हाई लेवल का जो अधिकतम हृदय गति जो है वो उम्र के साथ घटती जाती है, जिससे कि एरोबिक सिस्टम जो है वो आपके इम्पैक्ट होते हैं। मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? 40 की उम्र के बाद मांसपेशियों का जो डेंसिटी होता है और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसमें कमी होने लगती है। इस प्रक्रिया को सार्कोप्रेनिया के नाम से जाना जाता है।
आपकी बोन डेंसिटी कम होने की वजह से स्पेशली महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। जोड़ों का लचीलापन और उपस्थिति, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं उनको इधर उधर मूव करना या टूट जाना, ये कॉमन हो जाता है। वो ब्रिटल हो जाती हैं और आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस होने की संभावना भी बढ़ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य में परिवर्तन, मेटाबॉलिक चेंजेस, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है जिसकी वजह से वजन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में वो चेंज हो जाता है और पेट पर चर्बी बढ़ जाती है। आपका इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। कई जो यंग एडल्ट्स होते हैं या ओल्डर एडल्ट्स, हम 40 प्लस में माने तो वो मोर फ्रेगमेंटेड नींद उनकी होती है, यानी बीच बीच में टूट जाती है, गहरी नींद कम आती है। सर्केडियन रिदम में उनकी शिफ्ट हो जाती है, यानी टाइम से पहले जग जाना या फिर सही समय पर नींद नहीं आना की कठिनाई हो सकती है। दृष्टि, सामान्य समस्याओं में जो होता है प्रेसबायोपिया हो जाता है, नज़दीक की चीज़ देखने में मुश्किल होती है, मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मस्क्यूलर डिजनरेशन भी शामिल होता है। श्रवण क्षमता यानी सुनने की क्षमता जो होती है, एज रिलेटेड जो लिसनिंग या हियरिंग लॉस होता है। प्रेस्बिक्यूसिस हो, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें होती हैं उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनका सोशल जो स्ट्रक्चर है वो इम्पैक्ट हो सकता है। नॉर्मल कॉग्निटिव स्लोइंग, उम्र के साथ साथ जो स्पीड को प्रोसेस करना, अटेंशन स्पैन करना, वर्किंग मेमोरी जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत सारे टास्क जो कि मल्टीटास्किंग या एक साथ आपकी रैपिड डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो वो ज़्यादा एफर्टलेस हो जाते हैं, मतलब आपको ज़्यादा अटेंशन पे करना पड़ता है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस लेकिन जो होता है वो स्ट्रांग रहता है और बल्कि बढ़ जाता है। जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो नॉलेज जो है वो आपकी स्ट्रांग रहती है और बढ़ती जाती है। तो सब कुछ नेगेटिव नहीं होता, आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव रिजर्व, जो ब्रेन होता है वो नए कनेक्शंस को फॉर्म करता है और उनको रीऑर्गेनाइज करता है, जो भी एक्सपीरियंस हमको नए मिलते हैं उनके बेसिस पे। कॉग्निटिव रिजर्व जो है वो कैसे बनता है, एजुकेशन से बनता है, मेंटल स्टिमुलेशन से बनता है और लाइफस्टाइल से उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और ये हमको बफर करता है एज रिलेटेड डिक्लाइन के अगेंस्ट। तो कॉग्निटिव रेजोनेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। समय विकसित करने वाली गतिविधियाँ, नए कौशल सीखना, पढ़ना, सामाजिक जुड़ाव और समस्याओं को हैंडल करने में जो स्किल्स हैं उनको कंटिन्यूसली यूज़ करने से ये जो रिजर्व है वो बढ़ जाता है। इमोशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहने से और अपनी क्यूरियोसिटी को ऑनगोइंग रखने से जो हमारा कॉग्निटिव रिजर्व और न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बने रहते हैं और इससे हमारी एजिंग जो होती है वो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस। साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस, सो मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में हमने बहुत सुना है, तो ये ज़्यादा करके कल्चरल मिथ है जबकि जबकि ना कि क्लिनिकल रियलिटी। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सभी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हैं। इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं जैसे कि करियर प्लेट्यूइंग, कैरियर गिविंग स्ट्रेस, फिजिकल हेल्थ चेंजेस या फिर एग्जिस्टेंशियल कंसर्न कि मेरे मैं कितने दिन जिंदा रहूँगा, मेरे लाइफ का क्या पर्पस है। कुछ लोग अपने पहले के चरणों की तुलना में, यानी पहले लाइफ जो स्टेजेस थे उनकी बजाय 40 और 50 की उम्र में रिपोर्ट करते हैं इंक्रीज इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मेच्योरिटी, क्योंकि वो इनके एक्सपीरियंसेस और लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको बेटर जो है एक आउटलुक देते हैं। कौन कौन सी सामान्य मानसिक समस्या हो सकती है? डिप्रेशन कॉमन है, थकान, मोटिवेशन में कमी, चिड़चिड़ापन, शारीरिक शिक्षाओं के शिकायतों के साथ उपस्थित हो सकता है। ये हार्मोनल बदलावों, रिश्तों की समस्याओं या पहचान की चुनौतियों से जुड़ा भी हो सकता है। चिंता, अक्सर जीवन में बदलाव, नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं या देखभाल संबंधी चिंताएं पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती हैं। ग्रीफ एंड लॉस, इस एज में अक्सर लोग अपने माता पिता, मृत्यु मित्रों की मृत्यु के बारे में या बीमारी के बारे में सुनते हैं और उनको इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। रोल लॉस, बच्चों का घर छोड़ के चले जाने से घर में जो उनके लाइफ पर्पस है, उनके करियर में बदलाव हैं या उनके रिश्तों में अगर चेंजेस होते हैं तो उनकी वजह से उनको शून्यता फील हो सकती है।
एरिक्सन की जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन थ्योरी जो है वो क्या कहती है? एक सामाजिक अवस्था है जो आमतौर पर मध्य जीवन के दौरान अनुभव की जाती है। इसमें समाज में योगदान देना और अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करना शामिल है। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, वो पालन पोषण, मार्गदर्शन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है उससे बढ़ सकती है। तो कैसे इसको बढ़ाएंगे? जनरेटिविटी के लिए आप पेरेंटिंग करें, मेंटरशिप करें, क्रिएटिविटी करें, कम्युनिटी में इन्वॉल्व हों। आपको उससे अपना सेंस ऑफ यूजफुलनेस और अकम्पलिशमेंट बढ़ता है, जिससे आपके पॉजिटिव मेंटल स्टेट को बढ़ावा मिलता है। ठहराव, ये कब होता है? स्टैग्नेशन, ये तब होता है जब इंडिविजुअल्स डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, अनइन्वॉल्व फील करते हैं, या उन्हें रिग्रेट्स होती हैं। इसकी वजह से विड्रॉल, रिसेंटमेंट और डिस्पेयर फील होता है। इस चरण का सफल संचालन विरासत की भावना और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस स्टेज को अच्छे से नेविगेट करें, ताकि हमारा जो सेंस ऑफ लेगेसी है और साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट है वो हमें आगे की ज़िंदगी को जीने में हमारी मदद करे। जेंडर स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? शारीरिक छवि, महिलाओं को अक्सर सौंदर्य मानकों के अनुरूप ढलने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो नॉर्मल एजिंग की वजह से जो झुर्रियाँ हैं, सफ़ेद बाल, वजन बढ़ना होता है, और वो अपने आप से असंतुष्ट हो जाती हैं अपनी शारीरिक छवि के लिए, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। पुरुषों में मांसपेशियों की हानि, यानी कि जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, तो गंजापन आ जाता है, या उनकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है, तो वो अपनी इमेज के लिए परेशान हो जाते हैं। वृद्धावस्था का मीडिया में जो चित्रण है वो सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत प्रभावित करता है, और हमको जो है स्टेरियोटाइपिंग या फिर एक इंटरनल शेम फील करवाता है, क्योंकि हम तो हो सकता है अपने आप को नहीं बूढ़ा महसूस कर रहे हो, लेकिन टीवी में दिखा रहे हैं कि 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, तो हम उसको इंटरनलाइज करने लगते हैं। महिलाओं के लिए बच्चों के पालन पोषण के बाद या मेनोपॉज के बाद उनकी पहचान बदल जाती है, क्योंकि उनके बच्चों का उस तरह से उनकी ज़रूरत नहीं है जैसे पहले थी। पुरुष अक्सर अपने पहचान को अपनी करियर में जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है या स्पेस होता है उससे कनेक्ट करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद या फिर स्टेग्नेशन के बाद उनको इनसिक्योरिटी फील होती है, या पर्पस नहीं रहता है ज़िंदगी में। दोनों ही जेंडर जो होते हैं वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की वजह से अपने इंटरनल फीलिंग्स को इम्पैक्ट करते हैं, और कभी-कभी ये पॉजिटिव हो सकता है और कभी-कभी नेगेटिव हो सकता है। महिलाएं जो होती हैं देखभाल करता या माताओं की भूमिका से एक जो बोलते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम की तरफ जा सकती हैं, या फिर अपने आप को, अपनी नई पर्सनल आइडेंटिटी को पहचान सकती हैं, जो कि कई बार फ्रीडम सेंस ऑफ फ्रीडम देता है, और कई बार आपको इम्बैलेंस कर सकता है। मेल जो होते हैं वो अभी तक प्रोवाइडर थे या घर के लीडर थे, लेकिन अब उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें लगता है कि अब उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और वो अपनी जो एक आइडेंटिटी होती है उसको नई तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। इसका सफल नेविगेशन के लिए मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं, वो कहते हैं कि रेजिलियंस और बहुत सारा सपोर्ट और फ्रेंड्स का होना और एक सिस्टम होना जहाँ पे आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कैसे इम्पैक्ट होती है? करियर, नॉर्मली जो आपका मिडिल एज में जो करियर होता है वो वापस से रीइवैल्यूएट हो सकता है या प्लेट्यू आ सकता है, जैसे आप और नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, तो इससे आप क्वेश्चन करने लगते हैं अपने लाइफ को। कुछ लोग जो होते हैं वो नए रोल्स परस्यू करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करते हैं, और एजुकेशन करते हैं, ताकि वो एक नई प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बना सकें। पेरेंटिंग, अभी तक जो एक्टिव पेरेंटिंग थी वो जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं तो वो चेंज हो जाती है, तो अब आप एक्टिव पेरेंटिंग से अडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो एक फ्रेंडशिप की तरफ या फिर एक मोर सेम लेवल फ्रेंडशिप में बढ़ जाते हैं, तो वो एक नई आइडेंटिटी को चैलेंज कर सकता है। कई लोग दादा दादी बन जाते हैं और उनको एक नई आइडेंटिटी मिलती है। कई बार ये पॉजिटिव रीजनरेशन में काम करती है, कई बार वो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। एजिंग अपीयरेंस, उम्र बढ़ने के साथ साथ आत्मसम्मान और सामाजिक आत्मविश्वास में हमारा बढ़ावा हो सकता है। कॉस्मेटिक चॉइसेस, वेलनेस ट्रेंड्स और एक्सेप्टेंस बेस्ड
जो हमारे रिएक्शंस हैं, उससे क्या पता चलता है कि हम कैसे एजिंग की तरफ अपने आप को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इंटरनल वैल्यूज़, रिलेशनशिप और पर्पस से हमारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पैक्ट होती है बजाय कि एक्सटर्नल वैल्यूज़ के। समूह आप अगर हम चाहें तो हम एक ग्रुप में आप अपने लोग आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि 40 के बाद आपके लिए भावनात्मक रूप से क्या बदलाव आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से करना, आसपास के लोगों से बात करना आपके एक मेंटल सिस्टम को जो है ब्रॉडन करने की कोशिश करता है। तो जो आप फील कर रहे हो सकता है वही सामने वाला फील कर रहा हो, या उनके पास कोई पॉजिटिव तरीका हो उससे डील करने का। तो अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे ग्रुप्स में तो ये आपको हेल्प करेगा। पॉजिटिव एजिंग और रेजिलियंस, तो साइकोलॉजिकल रेजिलियंस कैसे बढ़ सकता है? सोशल सपोर्ट से बढ़ सकता है। अगर आपके पास फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी का सपोर्ट है तो आप इमोशनल और जो बाकी लोगों के साथ अपनी मनोदशा को शेयर कर रहे हैं, आप अपने अकेलेपन को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये अपने आप आपको रेजिलिएंट बनाता है। माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट रखना कि मुझे नई चीज़ें सीखनी है, ऑप्टिमिस्ट रहना, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना, नई चीज़ों को सीखना। इससे क्या होता है कि हम जो असफलताओं से उबर सकते हैं और नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत लोगों को हेल्प करती है। तो एग्जिस्टेंशियल फ्रेमवर्क और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सेंस ऑफ मीनिंग, कंटिन्यूटी एंड पीस की तलाश में चाहते हैं। पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमको इमोशनल और सोशल कनेक्शन और होप ढूंढने में मदद करते हैं और हमारी रेजिलियंस। अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी चीज़ें, अगर आप बहुत ज़्यादा सिवियर मेंटल कंडीशन का अनुभव कर रहे हैं जो कि काइंड ऑफ एजिंग सिम्टम्स जो कि अब तक हमने बात करी है उनको रिफ्लेक्ट करता है, तो हम इन थेरेपीज का प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। सीबीटी है जो कि हमारे नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर करती है और पॉजिटिव थॉट्स को प्रमोट करती है। एसीटी, एक्सेप्टेंस या कमिटमेंट थेरेपी है। ये आपके जो वैल्यू बेस्ड वर्क प्रोसेसेस होती हैं उसके ऊपर उससे कमिटेड रहती है, लेकिन क्या करती है कि जो भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करती है और आपके साइकोलॉजिकल रेजिलियंस को बढ़ावा देती है। लंबे समय तक अगर आपको तनाव है या आप अपने आइडेंटिटी लॉस को फील कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में जागरूकता को बढ़ाता है। अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो आपके जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन है वो कम हो जाते हैं। मेडिटेशन या फिर अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बॉडी स्कैन करना, इससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हमारी कॉग्निटिव जो जजमेंट है उसको बेटर कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, नियमित व्यायाम से मनोदशा, नींद और संज्ञानात्मक कार्य और आत्मसम्मान में बढ़ावी होती है। देयर इज अ सेइंग जो कहती है कि अगर आप को अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई भी मेंटल रिलेटेड जो बीमारी है उसको डायग्नोस करने का मतलब नहीं है। नॉर्मल एक्सरसाइजेज से हमारी बहुत सारी मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इमीडिएट सॉल्यूशन हो सकता है, समटाइम्स मेडिसिन से भी ज़्यादा बेटर। तो इससे आपका मूड इम्प्रूव हो जाता है। सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे पैदल चलना या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो हमारे लाइफ में जो लाइफ की जो हमारी क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव कर सकती हैं। इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, क्लासेस लें, पजल्स को सॉल्व करें, नए स्किल्स सीखें, ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें जहाँ पे आप कॉग्निटिव रिजर्व को बढ़ा सकते हैं या फिर उसको सस्टेन कर सकते हैं। न्यूरो प्रोटेक्शन टिप्स, बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाएं, संतुलित आहार लें, अपनी नींद को जो है वो प्रॉपर टाइम पे सोएं उठें और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचें क्योंकि दोनों ही मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। सामाजिक जुड़ाव और नवीन अनुभव लंबे समय तक आपकी कॉग्निटिव जो लाइफ की को प्रमोट करते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं। हेल्दी लिविंग रिकमेंडेशंस, सो इसमें आता है डाइट। अभी जैसे हमने बात करी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जैसे जो है वो संतुलित भोजन का सेवन करें।
भूमध्य सागरीय या फिर जो हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे फूड जो हृदय रोग, मधुमेह और हमारे कॉग्निटिव डिक्लाइन को कम करते हैं, उस तरह का हम खाना खाएं। तो मेडिटेरेनियन जो फूड है वो काफ़ी फोकस्ड है हरे भरे कलरफुल वेजिटेबल्स पे। तो जैसा कि हमने कहा, संतुलित भोजन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऊर्जा और मनोदशा बनाने के लिए कैफीन, चीनी या अल्कोहल का संयमित सेवन करें, और इम्पॉर्टेंट है कि पर्याप्त ही करें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करें। स्लीप हाइजीन, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम से सोएं, टाइम से उठें, सोने से पहले स्क्रीन देखने से बचें, शांत वातावरण में रहें, और दिन में जो स्टिमुलेंट्स हैं उनसे बचें। नींद में अगर लंबे समय तक गड़बड़ी रहती है तो उसका एक कारण हो सकता है चिंता, अवसाद या शारीरिक बीमारियां। तो उनके लिए सहायता लेने की कोशिश करें। मूवमेंट, जो नियमित हमारी शारीरिक एक्टिविटीज़ होती हैं उससे हमारी हार्ट की हेल्थ, मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों में जो डेंसिटी होती है, और हमारी इमोशनल वेलबींग, सब चीज़ें बेटर होती हैं। तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे न्यूरोट्रॉफिक BDNF को भी स्टिमुलेट करती है, तो उससे भी हमारा इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ बेटर होती है। एक आदर्श दिनचर्या में एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि चलना, तैरना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और फिर कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस जैसे योगा और ताई ची शामिल है। वॉलंटियरिंग, पर्पस, क्रिएटिंग पर्पस इन लेटर लाइफ। तो कि वॉलंटियरिंग से आप सामाजिक लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि आप घर में बच्चों को एक्टिवली पेरेंटिंग नहीं करें, तो उसकी जगह अगर आप सोशली जुड़ते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, तो आपको एक नई एनर्जी का अनुभव होता है। उससे आपको बेटर मेंटल हेल्थ, जीवन में संतुष्टि यानी दीर्घायु से भी जोड़ा जा सकता है। मेंटरिंग, अब आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है और इतनी सारी नॉलेज है, तो उसे पास ऑन करना, लोगों को मेंटर करने से एक लाइफ में पर्पस मिलता है। तो और नए लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें नया उद्देश्य मिलता है और नई मान्यता प्राप्त होती है। लेगेसी वर्क, अपनी जीवन गाथा पर चिंतन करना, मूल्यों और ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना, उससे एक रूपता और अर्थ की भावना पैदा होती है। गतिविधियों में संस्मरण लिखना, अपना बायोपिक लिखना, अपनी नैतिक व सीख मोरल जो लेगेसी बनाना, अपनी कहानियाँ सुनाना, धर्मार्थ कार्य करना शामिल हो सकता है। अपनी विरासत को संजोने से आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया, अगर आप उनके बारे में बात करेंगे, उनको एक्सप्रेस करेंगे, तो आपकी जो वृद्धावस्था है वो बेटर होती है, और बल्कि कई बार कंटिन्यूस, क्योंकि हम योगदान कर रहे हैं, तो उससे हमारी वृद्धावस्था में गिरावट की बजाय बढ़ावा हो जाता है। विजुअलाइजेशन अभ्यास, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके 10 वर्षों में आप अपना जीवन कैसा देखना चाहते हैं उसके बारे में इमेजिन करें। तो ये इमेजिन जो है वो आपको हेल्प करती है कि मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव कैसे बना सकता हूँ। क्या आप अपने को बीमार, बिस्तर में, बॉडी पेन से रिलेटेड देखना चाहते हैं, या आप अपने आप को एक्टिव, सोशली नोन, इन्वॉल्व देखना चाहते हैं। तो वो जो पॉजिटिव री वो अभी से शुरू होता है अगले 10 सालों के लिए। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको फ्री में काउंसलिंग से सर्विसेज की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए, और आप हमारी वेबसाइट UCCA.ca पर जाकर हमारी टीम के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडे। धन्यवाद।